जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला मंच पर। आज की क्लास में क्लास 10th में टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में 5 चैप्टर को इस क्लास में जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को डिस्कस किया गया है। इस तरीके से इनको डिस्कस किया गया कि अगर सिर्फ इन्हीं वीडियो को, इन सूत्र वाली जो भी तीन वीडियो जाएंगी, टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 में से 5 चैप्टर आज होंगे, 5 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में और 5 नेक्स्ट वीडियो में, टोटल 15 चैप्टर कवर हो जाएंगे। आज की क्लास में कौन कौन से चैप्टर लिए हैं? सबसे पहले हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। दूसरा है तुम्हारा पॉलिनोमियल, बहुपद। तीसरे नंबर पर आता है हमारा दो चार रेखाओं वाले रैखिक समीकरण। तीसरे नंबर पर आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है तुम्हारा समांतर श्रेणी। इन सभी 5 चैप्टर में जितने भी बहुत अच्छे तरीके से जो भी बुक्स का है, चाहे एनसीईआरटी वाली बुक में जितने भी हेडिंग्स लिखी हुई हैं कि इसके बाद ये हेडिंग आना चाहिए, जैसे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के शून्य, द्विघात समीकरण के मूलक, ये सब सारे कुछ इसमें एक एक हेडिंग लिखी हुई है। ये कोई सूत्र नहीं लिखे हुए, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है। हमारा काम है इन हेडिंग को इधर डिकोड करेंगे। एक तरीके से इस बोर्ड पे कोडिंग लिखी हुई है, कोडिंग को हम डिकोड करते जाएंगे। एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। इस वीडियो को पढ़ने से आपका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले समझ लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर के बारे में एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा। इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखो, वास्तविक संख्याएं इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर, देखिए इसमें क्या होगा, क्लियर हो रहा है सबसे ही कि वास्तविक संख्या, इसका मतलब इसमें कोई काल्पनिक संख्या नहीं हुई। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जैसे x² बराबर -9। अब यहाँ पे x, इसका मतलब ये है कि x की कैसी वैल्यू रखें कि यहाँ पे इसका मान -9 आ जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि किसी संख्या का स्क्वायर करो -9 आ जाए। तो ये सब हमारी संख्या क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, या इन्हीं को इस तरीके से लिखा होता है i√3i 4i, मतलब आई का मतलब इमेजिनरी, आयोटा। ठीक, ये तुम्हारी क्या है? सभी इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हमारा क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है। एक चीज़ और सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है। वास्तविक संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय, अपरमेय, जितने भी जो हमारा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है वो सब हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का चार्ट बना हुआ है। ये फिलहाल कोई काम नहीं आने वाला, कुछ भी इसका चैप्टर में कोई काम नहीं है, सिर्फ दे रखा है तो हमने भी इसको बता दिया। उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना लासामासा, HCF, HCF या फिर LCM। HCF होता है तुम्हारा मासा और LCM होता है लासा। लासा का मतलब, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, मासा का मतलब क्या होता है, लासा का मतलब, पहले ओवरऑल समझ लीजिए इस चैप्टर में करना क्या है तुम्हें। इस चैप्टर में सिर्फ लासा मासा निकालना है और ये बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 + √3 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले जब चैप्टर डिस्कस करेंगे एक एक करके तो आराम से इन सवालों को करेंगे। सिर्फ अभी बेसिक नॉलेज बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। लासा मासा क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो 25 और 45। लासा क्या होता है? मासा का मतलब होता है दोनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले समझ लीजिए मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। जैसे मान लो इसका निकालना है, इसके गुणनखंड कीजिए 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ऐसे 45 का कीजिए 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा तुम्हारा? वही तुम्हारा कहलाएगा HCF। कितना हो गया? 5। अब अगर LCM निकालना हो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 45, इसका LCM निकालो, कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 5 जा 25, 5 9 जा, फिर 5 से 1 9, फिर 3 कर लीजिए, 3 3 जा और 3 से 1 1। अब इसका जितना भी पार्ट बचा है इसका सबको मल्टीप्लाई कर दिए, वो क्या आ जाएगा हमारा? लासा। कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 3 × 3, कितना हो गया? 5 25, 25 ने 25 तियाँ 75, 75 75 तियाँ हो जाएगा तुम्हारा 25 9 जा 9 5 45, 5 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22 225। कितना हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो जाएगा? लासा।
तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें लासा मासा ज्ञात करना और इसमें किस तरीके के सूत्र आएंगे। अब समझ लेते हैं सूत्र क्या होते हैं। लासा मासा निकालना सीख गए। उसके बाद लासा मासा में संबंध होता है, एक आगे लिखा है लासा रिलेशन बिटवीन लासा और मासा। लासा मासा में क्या संबंध होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो यहाँ से लासा मासा दे रखा होगा तो संख्याओं का गुणनफल भी पूछ सकता है, या फिर एक संख्या दी हुई होगी दूसरी संख्या निकलवा रहा होगा और लासा मासा दिया होगा। इस चैप्टर में जो हमारा वास्तविक संख्या है सिर्फ लासा मासा निकालना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज हो गया, ज़्यादा नहीं इसको खींचना, सिर्फ इतना ही आता है लासा मासा निकालना। उसके बाद √3 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √5 या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना आता है। दूसरा नंबर आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद को सीधे हम उससे ही समझ लेंगे, जो वर्ड लिखा है उसी से। बहुपद का मतलब एक से ज़्यादा जिसमें पद हो। अब एक से ज़्यादा पद की जो समीकरण हो या कुछ भी हो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे एक से ज़्यादा बहुपद हो, जैसे मान लो लिखा हो ax + 9x + 2y + 6x² - 7 6z, ये सब क्या है तुम्हारा बहुपद। बहुपद में कितने प्रकार का होते हैं। अब आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, मान लो आया हम अगला पॉइंट हमारा बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो भी बहुपद दिया हुआ है, कितना भी बड़ा बहुपद हुआ हो, उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वो उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात। जैसे मान लो लिखा है 9x⁵ + 6x⁵2 + 7x⁵6 + 5x²। अगर इसमें वो कह दे कि बहुपद की घात बताओ तो सबसे जो हाईएस्ट घात होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। ये कितना हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी इसकी, बहुपद की घात हो जाएगी 6, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 6। उसके बाद आता है हमारा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देख लीजिए क्या होता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में सबसे पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ एक घात होगी, जो अचर। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर और अचर। अचर का मतलब जो मीन्स नहीं, चर मीन्स बदले, जो बदले ही ना। जैसे 5 है, 5 यहाँ जाओ चाहे कहीं ऑल इंडिया वर्ल्ड कहीं चले जाओ, 5 का मतलब 5 ही रहेगा। लेकिन चर क्या, एक्स का मान लो अभी 5 आ गया, अभी एक्स का मान 6 आ गया, कहीं एक्स का मान -11 आ गया, तो ये सब क्या है तुम्हारा एक्स वाई जेड ABCD, ये सब क्या है आपके अचर पद। अब समझ लीजिए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद जिसमें सिर्फ एक घात हो, ax + by + c, ये हमारा कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है तुम्हारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें घात दो हो, द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 घात हो, ax⁵ + bx² + cx + d, ये हमारा क्या हुआ। ऐसे चतुर्घात बहुपद हो जाएगा जिसमें 4 घात हो जाए। ठीक, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा इसमें और क्या चीज़ बचा, इसमें बता बहुपद के शून्यक। अगला हमारा हेडिंग है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य का मतलब ये होगा कि कोई बहुपद जैसे मान लो लिखा है x² - 5x + 6 = 0। बहुपद के शून्य का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा x की वैल्यू जो इसमें रख दें तो इसको पूर्णतः संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा तुम्हारा बहुपद। अब देखिए जैसे मान लो अगर x गया हम यहाँ पे 3 रख दें तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 5 × 3 + 6, 9 - 5 × 3 मतलब 15 और +6।
9 और 6 15, 15 माइनस 15 0 आ जाएगा। इसका मतलब x पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ आ गया। बहुपद का शून्य का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या में किसी किसी मतलब अचर पद की वो वैल्यू जिससे उसका मान 0 आ जाए। 0 मतलब इक्वल आ जाए दोनों साइड, क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्य। उसके बाद आता है हमारा रैखिक बहुपद शून्यकों के ज्यामितीय निरूपण। देखिए इसमें क्या होगा, रैखिक बहुपद वही हुआ तुम्हारा जिसमें एक घात हो। एक घात का मतलब मान लो लिखा है 9x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद। अब इन्होंने एक रखा है, हमारी हेडिंग ये है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि इनको ज्यामिति कैसे दिखाओगे, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे दिखाओगे। इसमें हम किस तरीके से, इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से कोई भी ग्राफ बनेगा। यहाँ से हमें ये हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। उसके बाद आता है हमारा अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखो इसमें ये होता है, एक एक्सरसाइज पूरी इसी पे डिपेंड है कि अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काट रहा है वो उसके क्या कहलाएंगे, शून्य। इसमें कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3। मान लो ये हमारा हो, इसमें सिर्फ 2 जगह काटा, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 2। तो समझ आ गया शून्य क्या होते हैं। शून्य का मतलब ये हुआ कि किसी द्विघात बहुपद का अगर शून्य का मतलब ये हुआ कि किस वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहे हैं, वो उसका क्या कहलाएगा। अगला है, अगली हमारी हेडिंग है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। देखिए अगर कोई द्विघात समीकरण हो, मान लो लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx। अगर इसमें क्या रखा है, शून्यकों का योग। देख एक चीज़ समझ लीजिए, शून्य क्या होते हैं। शून्य का मतलब ये हुआ कि इसके कितने हल हैं। मान लो एक अगर इक्वेशन दी हुई है तुम्हें द्विघात समीकरण, तो उसके कितने हल हैं वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। इसके मूल, मान लो अगर इसके मूल, या इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, रूट मान लो एक्स, एक अल्फा कामा बीटा हूँ, अल्फा कामा बीटा, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, या फिर इसे बोल देते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या हुआ, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, ऐसे ही मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। सी का मतलब अचरपद अपॉन x² का गुणांक। एक एक फार्मूले नोट्स करते चलिए, बहुत फायदा देगा आपको। जब इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, जब चैप्टर एक चैप्टर चल रहा होगा, उस टाइम बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्या निकालना है। अगली हमारी हेडिंग है, देखिए त्रिघात समीकरण का एक आता है, कर लो। देखो त्रिघात समीकरण का मानक रूप होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। ये हमारी त्रिघात समीकरण का मानक रूप है, मानक रूप। इसमें क्या करना हमें, इसमें त्रिघात समीकरण के मानक रूप में इसमें भी मूलों का, मूलक या शून्यक बोलते, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, ये क्या अल्फा कामा बीटा कामा गामा क्या है तुम्हारे, मूलक है या शून्यक है या फिर मूल है। इनका योगफल, इनका गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। ये हमारे क्या होगा, त्रिघात समीकरण है, तो उनको मूलों का योगफल या फिर गुणनफल इससे संबंधित आ गया। अगला है हमारा, अच्छा एक इसमें दो जगह आ गया है। इसमें एक तुझे इसमें इस तरीके से होगा कि ये दे रखा होगा, ये पूछ लेगा, या फिर अल्फा बीटा, इस तरीके से सवाल इसमें आएंगे। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, द्विघात समीकरण ज़्यादा है। उसके बाद अगला है द्विघात समीकरण बनाना। अगला है द्विघात मान लो मूल दिए हूँ तो मैं अल्फा कामा बीटा दिए हुए हूँ, तो हमें द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे, तो इसका फार्मूला होता है द्विघात समीकरण, द्विघात
द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि द्विघात समीकरण मान लो अगर मूल दिए हुए हो तो द्विघात समीकरण ऐसे बना दोगे, और अगर द्विघात समीकरण दी हुई हो तो उसको हल कर लोगे। ये हमारे होगा द्विघात समीकरण को बनाना। बस इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद में या तो घात पूछ लेगा या फिर उसके बाद ग्राफ वाली चीज़ पूछ लेगा कि इसके कितने मूलक हैं, या फिर बस इतना ही। और इसमें क्या था, बहुलक के प्रकार वगैरह, बहुपद के प्रकार वगैरह थे, द्विघात समीकरण के शून्य वगैरह, मूलों का योगफल, गुणनफल, ये सारा कुछ था। अगला हमारा चैप्टर आता है, तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए क्या होता है। द्विघात समीकरण सूत्र से ही पता लग, शब्दों से ही पता लग रहा है। द्विघात का मतलब जिसमें दो घात तो द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे लिखा हो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। अब इसके क्या क्या, या तो मूलों का योगफल पूछ लेगा। सबसे पहले मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। मानक रूप का मतलब जितनी भी द्विघात समीकरण होंगे वो इसी तरीके के होंगे। ए की जगह कोई गिनती हो सकती है, बी की जगह कोई गिनती हो सकती है, सी की जगह प्लस माइनस का कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ जो समीकरण होगी वो इस तरीके से। ठीक, चलिए अब आगे है हमारा पॉइंट हल करने की विधि। अब देखो इसको हल करना है तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड करके या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है तुम्हारा विविक्त कर श्री, हाँ एक चीज़ और, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होगा हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। यहीं से एक चीज निकल गई थी, विविक्त कर इसको डी से शो करते हैं। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ का, ए वाला हिस्सा हमने ले लिया इसमें विविक्त कर। अब इसी पर डिपेंड होता है, कभी कभी ऐसा कहता है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या फिर बराबर हैं। ये तो सारा कुछ होता है। काल्पनिक कोई मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या फिर बराबर है, एक इस पे डिपेंड करेगा हमारा इस पे। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों मूल। देखिए एक चीज़ और, अगर कोई त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल निकलेंगे, मतलब x की वैल्यू 3 निकलेगी। अगर घात 2 है, डिग्री 2 है तो उसके 2 वैल्यू निकलेंगी। तो हमारे इसमें 2 वैल्यू, अब मान लो अगर इसका मान 0 आ गया कि d बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएंगे। ठीक, अगर d का मान 0 से ज़्यादा हो जाए, इस चीज़ का मान 0 से ज़्यादा हो जाए तो मूल कैसे आ जाएंगे, धनात्मक। और अगर यहीं पर d का मान 0 से कम आ जाए तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। फिर से समझ लो एक चीज़ को, विविक्त कर श्रीधराचार्य सूत्र से ही बना, सिर्फ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें सूत्र में या इस चैप्टर में या तो विविक्त कर पूछ लेगा या फिर वो कह देगा कि मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से निकाल लेंगे। जब चैप्टर आएगा तो क्लियर समझ लेंगे। सिर्फ समझ लो विविक्त कर क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, हल करने की विधि कौन कौन सी होती है, गुणनखंड विधि, धराचार्य विधि। ये हमारे होगा द्विघात समीकरण। अब अगला हमारा तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण का, नहीं अगला चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो तुम्हारी रैखिक समीकरण है उसके दो वेरिएबल वाली, उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलिए अगले, ये हमारा चौथा चैप्टर लिख दिया था। तीसरे चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही कंटेंट था इसलिए इस पर नहीं आ पाया। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, कि मतलब टू वेरिएबल। इसमें क्या होगा, इस तरीके से होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डी इक्वल 0। मतलब इसमें दो रैखिक समीकरण दी हुई होंगी। रैखिक मतलब जिसमें एक घात हो, दो रैखिक समीकरण दी हुई होंगी, उन्हीं को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकाल, बस इतना। अगला हमारा चैप्टर 4 क्या है हमारा, चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, दो रैखिक समीकरण जिसमें कितने हो, दो वेरिएबल मतलब दो अक्ष क्या होंगे, जैसे मान लो रैखिक क्या होगा, मान लो इस तरीके से सवाल दिए हुए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरीके दो समीकरण दिए हुए होंगे, इसमें क्या है, इस चैप्टर में ओवरऑल समझ लो इसमें करना क्या है। इसमें दो समीकरण दी होंगी, रैखिक समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण को हमें हल करना है। हल करने के तरीके दो हैं, एक तो विलोपन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। मान लो इस तरीके से लिखा है 3x प्लस 5y इक्वल 0, एक लिखा है 9x प्लस 2y इक्वल 0। इस समीकरण को अगर हमें सॉल्व करना है तो दो तरीके हैं, एक प्रतिस्थापन मतलब क्या हुआ कि यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ रख दो, तभी x के पदों में आ जाएगी वैल्यू। जो x के पदों में वैल्यू आएगी वही हमारा x, फिर x की यहाँ वैल्यू रख दो तभी क्या निकल आएगा y, यहाँ से x और y की मान निकाल आएंगे। विलोपन विधि मतलब क्या हुआ कि इससे अगर इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, विलोपन विधि में क्या होगा कि अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसमें से इसको घटा देते तभी y से y कट जाएगा। यहाँ मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, y से y कट गया, x की वैल्यू निकल आएगी, x का मान यहाँ रख दें तभी y का मान। इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में विलोपन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा x y के समीकरण के मान निकालेंगे और दो समीकरण दी हुई होंगी। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5, इससे कोई खास नहीं था, बस इसमें एक चीज़ और द्विघात की संगत असंगत वाली चीज, संगत और असंगत। कब दो रैखिक समीकरण संगत होंगी, कब असंगत होंगी। मान लो दी हुई है a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें देखना एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में आते हैं कि ये संगत है या असंगत है। देखो संगत का मतलब अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों चीज़ें इक्वल आ जाए तो इसके ये संगत होगी और अनेक हल होंगे। संगत का मतलब क्या हुआ, एक लाइन चाहिए है इसी के ऊपर, एक तरीके से समझ लो कि बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन खींच दो तो क्या कराएगी, संगत मतलब कोई टच कर रही हो तो क्या हो जाएगी संगत इक्वेशन। इसमें अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी ये हल हो सकता है, यहाँ इस तरीके से इसके सभी वैल्यू दी हुई होंगी। उसके बाद अगर a1 अगला आता है हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, अगर ये हो तो हमारी कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा। अब मान लो अगर तीसरी कंडीशन इस तरीके से आ जाए कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो इसमें कैसी होगी, एक दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी, इसमें दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। बस इसमें इतना ही करना हो गया इस चैप्टर का। अगला चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी कौन कौन से होते हैं। अगला हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, इसमें समांतर श्रेणी में 1 3 4 5 6 7 8 सभी कितना एक एक का अंतर है, समान अंतर है। समान अंतर क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, बस क्लियर हो गया। इसी में इनका योगफल पूछ सकता है, पदों की संख्या पूछ सकता है, या फिर पद पूछ सकता है,
एनवा पद, एनवा पद मतलब पद, कौन सा पद कहाँ पे आएगा, या फिर श्रेणी पूछ सकता है कि ये श्रेणी। देखो इसमें इस चैप्टर में करेंगे क्या, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रथम पद, प्रथम पद। इनके बीच जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। इसको सर्वांतर को डी से दिखाते हैं और पीछे वाले में से आगे वाले घटाते हैं। 4 - 3, 5 में से 4, 6 में से 5, ये तुम्हारे क्या हो गए, समांतर श्रेणी में सार्वांतर। ये तुम्हारा सार्वांतर हो गया, सार्वांतर को डी से शो करते हैं। ये हमारा प्रथम पद हो गया। मान लो अब श्रेणी दो तरीके की होंगी, एक तो इनफाइनाइट होगी, एक फिर डेफिनेट होंगी। जो डेफिनेट वाली होंगी उसमें अंतिम पद मान लो, ये तुम्हारा अंतिम पद हो गया। ये हो गई तुम्हारी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत अब समझ लीजिए क्या होता है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, ए एन से इसे शो करते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद। एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी क्या है तुम्हारा, सार्वांतर। ठीक, क्लियर हुआ, तीनों चीज़ें होंगी क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा एनवा, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। इसको एसन से शो करते हैं। एसन बराबर होता है n/2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एन पदों का योगफल। इसी के और भी हैं, n/2 ए प्लस एल। एल क्या है तुम्हारा, एल बराबर है अंतिम पद, किसी भी श्रेणी का अंतिम पद। अगर मान लो इसमें अंतिम पद दिया हो तो एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, क्लियर हो गया एक एक चीज़। चलिए समांतर श्रेणी में बस इतने ही फार्मूले थे। इसमें और पूछ क्या किया देता, कभी प्रथम पद पूछ लेगा, कभी सर्वांतर पूछ लेगा, कभी इस तरीके से। बस सूत्र इतने ही थे। चलिए ये हमारे 5 चैप्टर के शुरुआत सूत्र सभी क्लियर हो गए। अब एक इसके बाद अगले जो 5 चैप्टर आएंगे उसके सूत्र का वीडियो आ जाएगा। एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को आराम देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।